हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने तुम्हें एक मिक्सचर दिया प्रोटीन का, जिसमें दो प्रोटीन है। एक प्रोटीन छोटी है जिसका नाम है ए, दूसरी प्रोटीन बड़ी है जो है बी। और मैंने कहा दोनों को सेपरेट कर दो। तो तुम कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी। तो हम डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में पहला टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को पहले कंसेप्ट से समझेंगे, बाद में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये दो प्रोटीन देखी। मुझे पता है इन दोनों प्रोटीन में जो डिफरेंस है वो साइज का डिफरेंस है। मैंने एक कॉलम लिया, सिलिंड्रिकल कॉलम। सिलिंड्रिकल कॉलम लिया, सिलिंड्रिकल कॉलम, और उस पे जेल मॉलिक्यूल लगा दिए। क्या लगाए? जेल मॉलिक्यूल। जेल मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेस होता है, यानी कि एक पोर है जेल मॉलिक्यूल के अंदर। मैंने जो जेल मॉलिक्यूल लिया वो इस साइज का लिया कि उसमें ए प्रोटीन तो एंटर कर जाए, लेकिन बी प्रोटीन एंटर ना करे। और ये मैंने इसकी वॉल पे लगा दिए। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा इसे वॉल पे लगा दिए, कॉलम के, सिलिंड्रिकल कॉलम है उसकी वॉल पे मैंने लगाए। लेकिन एक्चुअली यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, यदि क्रॉस सेक्शन में देखूं, तो मुझे लगेगा कि ये ऐसे लगे हुए हैं। जो जेल मॉलिक्यूल है ये हमने रैंडमली ऐसे लगाए हुए हैं। पर्पस क्या है तुम्हें बताने का, कि ये जो जेल मॉलिक्यूल है ये रैंडमली लगे हुए हैं, कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी इनके बीच में स्पेस है। ये छन्नी नहीं है, सीव नहीं है। सीव होती तो अलग एक्सपेक्ट होती। ये हम क्रोमेटोग्राफी करने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफी में जो हमने कॉलम लिया है उसमें हमने रैंडमली जेल मॉलिक्यूल लगाए हैं, और इन जेल मॉलिक्यूल में छेद है, पोर है। और इस पोर का साइज ए प्रोटीन से बड़ा है और बी प्रोटीन से छोटा है, यानी ए प्रोटीन इसमें एंटर कर सकती है, बी प्रोटीन एंटर नहीं कर सकती। अब मैंने ये सॉल्यूशन इस कॉलम में डाल दिया। ये सॉल्यूशन इस कॉलम में डाल दिया। अब ए प्रोटीन के पास दो ऑप्शन है। ए प्रोटीन सीधा भी जा सकती है, ए प्रोटीन सीधे भी जा सकती है, और एक प्रोटीन इस जेल के अंदर एंटर भी कर सकती है। बहुत सारे जेल मॉलिक्यूल हैं, तो कुछ ए प्रोटीन जेल के अंदर एंटर कर जाएगी। छोटा सा रास्ता है, जाने में टाइम लगेगा। लेकिन बी प्रोटीन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो जो साइड से रास्ता बचा हुआ है, जो साइड से रास्ता बचा हुआ है वहां से निकल के चले जाए। तो जो सॉल्यूशन बाहर निकल के आएगा उस सॉल्यूशन में बी प्रोटीन ज्यादा होगी देन ए प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ए प्रोटीन तो जेल के अंदर एंट्री कर गई। छोटे से रास्ता, नैरो रास्ता होता है, तो स्पीड ज्यादा नहीं हो पाती, धीरे धीरे अटक के चलेगा। तो जो पहला सॉल्यूशन बाहर निकल के आएगा उसे कहेंगे हम इल्लुएंट। तो फर्स्ट इल्लुएंट में ए प्रोटीन ज्यादा होगी या बी प्रोटीन ज्यादा होगी, बड़ी प्रोटीन ज्यादा होगी या छोटी प्रोटीन ज्यादा होगी, यही क्वेश्चन आया था। यस, फर्स्ट इल्युएंट कंटेन लार्ज प्रोटीन मोर देन स्मॉल प्रोटीन। तो हमने देखा ये ए और बी का मिक्सचर था, तुमने इसको प्योरीफाई करना था, तुमने प्योरीफाई कर लिया। जो पहला सॉल्यूशन आया उसमें मेनली बी प्रोटीन है, ए प्रोटीन थोड़ी बहुत अमाउंट में है। फिर इस सॉल्यूशन को, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है क्रोमेटोग्राफी, इसमें मल्टीपल स्टेप किए जाते हैं। यानी इस सॉल्यूशन को फिर कॉलम में डालेंगे, दूसरे कॉलम में डाला, फिर वो सॉल्यूशन निकल के आएगा, फिर और प्योरिफिकेशन होगा, तीसरे कॉलम में डाला, फिर और प्योरिफिकेशन होगा। मल्टीपल स्टेप्स आर डन। तो जब मल्टीपल टाइम्स इट इज डन, तो मोर एंड मोर प्योरिफिकेशन वुड बी अचीव्ड। तो ये है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। मैंने क्या कहा? ये है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। मैंने क्या लगाया था यहाँ पे? जेल। ये क्या था? जेल। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। और तुमने इन दो प्रोटीन को सेपरेट किस बेसिस पे किया? साइज के बेसिस पे, इसीलिए इसका नाम है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन क्या आता है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो फर्स्ट इल्युएंट है उसमें लार्ज प्रोटीन होगी या स्मॉल प्रोटीन होगी? लार्ज प्रोटीन होगी। ये फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं है, छन्नी नहीं है। यदि तुम एक छन्नी लो, छन्नी में तुमने देखा होगा जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो पार कर जाएंगे और जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस पे रह जाएंगे। लेकिन इसमें बड़े मॉलिक्यूल पहले आ रहे हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन जब आएगा कंफ्यूज होगा। हम फिल्ट्रेशन देखते ही सोचेंगे कि जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पे जाए, नहीं, बड़े मॉलिक्यूल साइड से निकल के पहले सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और इस तरह से तुम दो प्रोटीन को सेपरेट कर पाओगे। यस, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन साइज।
तो इस क्रोमेटोग्राफी के बेस पे हम कह सकते हैं ये एक कोलम क्रोमेटोग्राफी है। क्या कहा मैंने? कोलम क्रोमेटोग्राफी। क्यों? जब भी कोई क्रोमेटोग्राफी होगी दो फेज होगी, एक मोबाइल फेज होगी और एक स्टेशनरी फेज होगी। जो ये सॉल्यूशन है ये मूव कर रहा है, ये मोबाइल फेज, और जो ये कॉलम है ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हमने कॉलम लिया है, सिलिंड्रिकल कॉलम लिया है, इसीलिए इसका नाम दिया हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यदि मैं स्टेशनरी फेज को थिन लेयर ऑफ सिलिका ले लूं तो मैं नाम दे दूंगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यदि मैं इस स्टेशनरी फेज को पेपर ले लूं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती हैं। यस, क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है। हमने जो एग्जांपल लिया वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का लिया, स्टेशनरी फेज कॉलम है। यदि स्टेशनरी फेज में थिन लेयर ऑफ सिलिका कर दूं, ऑफ सिलिका, तो मैं कहूंगा ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यदि मैं स्टेशनरी फेज पेपर कर दूं तो मैं कहूंगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेशनरी फेज, क्रोमेटोग्राफी में भी पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमने अभी एक डिस्कस किया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल, जो कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी था, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी था। दिन दिस प्रोटीन्स आर बेस्ड ऑन द देयर बेसिस ऑफ देयर साइज और मोलिकुलर वेट। हमने देखा कि ये जो जेल है, जो कमर्शियल नेम है इसका सेफाडेक्स है। क्या है? सेफाडेक्स। याद रख लेना। और बायोकेमिकली इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो डेक्स्ट्रोन है। डेक्स्ट्रोन हमने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया है। डेक्स्ट्रोन इज यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर, थोड़ा सा याद रहेगा। तो इसका हमने इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें यहां पे याद रखना सेफाडेक्स क्या है, बायोकेमिकली डेक्स्ट्रोन है। तो जेल मॉलिक्यूल में एक छेद होता है, याद रहेगा। तो हमने पहले डिस्कस कर ली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस प्रोटीन्स आर प्योरिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मोलिकुलर वेट। यस। दूसरी है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। मैंने तुम्हें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन दिया, एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन दिया, उसमें दो प्रोटीन थी, प्रोटीन ए, प्रोटीन एच। A4 मैंने एल्ब्यूमिन मान लेते हैं। एल्ब्यूमिन पे तुम्हें पता है एल्ब्यूमिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे हमारे, याद है। मैंने तुम्हें ये मिक्सचर दे दिया, एक प्रोटीन का मिक्सचर है, एक ए प्रोटीन है, एक एच प्रोटीन है, और मैंने कहा इन दोनों को सेपरेट करो। मैंने जब ध्यान से देखा इसको मिक्सचर को तो मुझे पता चला कि ये दो प्रोटीन है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको सेपरेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मैंने एक सिलिंड्रिकल कॉलम लिया और इसमें मैंने CMC अटैच कर दिया वॉल पे। मान लो सिंप्लीफाई करने के लिए हम वॉल ले लेते हैं कि वॉल पे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। क्या कहा मैंने? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी वर्ड का मतलब नेगेटिव चार्ज, जहां पे भी COOH होगा वो आयनाइज होके COO माइनस बना लेगा। तो नेगेटिव चार्ज है CMC पे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यदि इसकी क्रॉस सेक्शन देखें तो मैं बता चुका हूं कि क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होती, छन्नी की तरह नहीं होती, वो रैंडमली यहाँ पे हमने CMC लगा रखा है। अब हुआ क्या, तुमने ये सॉल्यूशन इसमें से पास कर दिया, ये सॉल्यूशन इसमें से पास किया। जब ये सॉल्यूशन इसमें से पास किया जाएगा तो जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यस अट्रैक्ट हो जाएगा। गर्लफ्रेंड मिल गई उसे, अब गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसके साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करेगा भाई। तो ये एच प्रोटीन है, हमने एग्जांपल लिया है जस्ट लाइक हिस्टोन प्रोटीन, जिससे तुम्हें याद हो जाए कि हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज है और एल्ब्यूमिन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये एच प्रोटीन नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे। मीनवाइल जो ये एल्ब्यूमिन है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ये बाहर निकल के आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक्चुअल क्रोमेटोग्राफी बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट सही है इसमें तो इसके बेसिस पे तुम सही आंसर लगा पाओगे। तो तुमने ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर ली। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आया भी है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रोटीन्स आर प्योरिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड फॉर HbA1c एस्टिमेशन। तो HbA1c के लिए बेस्ट टेक्निक इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी अभी हम डिस्कस करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर क्या है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब हम डिस्कस करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। मैंने तुम्हें एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन दिया और तुमने देखा इस मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन ए है और प्रोटीन बी है, और प्रोटीन बी तो एंजाइम है। Will enzymes are protein except ribozyme. Ribozyme are RNA having enzymatic activity. मैंने देखा जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन था उसमें से एक प्रोटीन एंजाइम, मैंने एक कॉलम लिया, सिलिंड्रिकल कॉलम लिया, उसमें मैंने यहाँ पे को एंजाइम लगा दिया। को एंजाइम, उस एंजाइम का को एंजाइम मतलब क्लीग है, उसका साथ काम करता है। अब ये सॉल्यूशन मैंने इसमें से पास कर दिया। अब जो ये बी प्रोटीन है, जो एंजाइम है, वो अपने कोवर्कर के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। यदि तुम कहीं रास्ते में से जा रहे हो, तुम्हारा कलीग मिल जाए, तो तुम उससे बात करोगे, हाय हेलो करोगे, थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर दोगे, थोड़ा सा ही करोगे। और उसके बाद जो दूसरा है, जो ए प्रोटीन है, वो तो भैया सीधा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, सिलेक्शन लेके ही मानेगा, और वो बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो तुमने कंसेप्ट क्या यूज किया? एफिनिटी ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम। सो यू सेपरेटेड दीज टू प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इट इज यूज्ड टू सेपरेट एंजाइम। एंजाइम का एग्जांपल ले लिया, एंटीजेंस, हार्मोन्स। तो एक बार देखते हैं एंटीजन का। यदि हम यहां बात करेंगे एंटीजन, एक कॉलम लिया, इस पे मैंने एंटीबॉडी लगा दी। क्या लगा दी? एंटीबॉडी लगा दी। अब मिक्सचर ऑफ टू प्रोटीन है, इनमें से एक प्रोटीन एंटीजन है, दूसरी प्रोटीन बी मान लेते हैं। अब इस सॉल्यूशन को हमने पास किया यहां से। अब जो ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है। ये लवर है, ये छोड़ेगा नहीं इसे, एक बार मिल गई तो नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अब ये एंटीजन एंटीबॉडी टाइटली बाइंड हो जाएंगे और बी निकल के बाहर आ जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट कंटेन बी प्रोटीन, फर्स्ट एलिमेंट कंटेन बी प्रोटीन। कहोगे सर इसको भी तो सेपरेट करना पड़ेगा, बाद में दूसरी लड़की, सुंदर सी लड़की पास से जाएगी तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा दूसरा सब्सटेंस हम कई बार इसमें कॉलम में पास कर देते हैं और ये एंटीजन उसके साथ निकल के आ जाता है। तो थोड़ा सा ड्रामेटिक कर दिया, बस थोड़ा मजा आ जाए, और क्या, पढ़ते हुए इंटरेस्ट बनना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, तो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। एंटीजन, हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबॉडीज हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि यदि स्टेशनरी फेज पेपर है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, यदि स्टेशनरी फेज थिन लेयर ऑफ सिलिका है तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इनका कंसेप्ट क्या है? मैंने एक सॉल्यूशन लिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक सॉल्यूशन दैट इज मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज ये नॉन पोलर सोलवेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट। मैंने तुम्हें एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन दिया, पहला है एस्पार्टेट, दूसरा है ग्लूटामेट, तीसरा है एलानिन, चौथा है हिस्टिडीन। तुम्हें पता है एस्पार्टेट पे नेगेटिव चार्ज है, ग्लूटामेट पे नेगेटिव चार्ज है, हिस्टिडीन पे पॉजिटिव चार्ज है, एलानिन नॉन पोलर है। एलानिन नॉन पोलर है। ये मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मैंने तुम्हें दे दिया और तुम्हें ये सेपरेट करने हैं। मैंने एक पेपर लिया और थिन लेयर ऑफ सिलिका ली, थिन लेयर ऑफ सिलिका और पेपर लिया, और इसके बेस पे यहाँ पे मिक्सचर रख दिया, ये मिक्सचर यहाँ पे रख दिया, सारे अमीनो एसिड। अब जो ये नॉन पोलर सोलवेंट है ये ऊपर जाएगा बाय कैपिलरी एक्शन, यानी ये नॉन पोलर सोलवेंट, जो ये नॉन पोलर सोलवेंट है ये ऊपर जाएगा यहां से होता हुआ। जो इसमें घुल जाएगा वो इसके साथ बह जाएगा, जो इसमें नहीं घुलेगा वो नीचे रह जाएगा।
तो पोलर में पोलर घुलता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलता है। तो नॉन पोलर सोलवेंट लिया है हमने, तो इसमें नॉन पोलर अमाइनो एसिड एलेनिन घुल जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? एलेनिन। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करने। क्वेश्चन आया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये 4 अमाइनो एसिड हैं और उन्होंने एरो बना दिया था कि यहाँ पे बताओ कौन सा अमाइनो एसिड है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड होगा? यस, जो नॉन पोलर होगा। इन सब में नॉन पोलर कौन है? एलेनिन। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, ये हमने फिल्टर पेपर लिया, थिन लेयर ऑफ सिलिका ली, इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिप कर दी। इस पेपर के बेस पे मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड था। जैसे ही डिप करेंगे ये सॉल्यूशन कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड होगा वो इसमें घुल जाएगा, उसके साथ बहता हुआ ऊपर तक चला जाएगा। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा ऊपर कौन पहुंचेगा? एलेनिन। सो it is placed in methyl cellulose media, that is non-polar. So I gave you idea of paper chromatography and thin layer chromatography. अब एक क्वेश्चन आया था कि column chromatography is based on, column chromatography may be based on size, based on charge, based on affinity. भाई तुम चूज करोगे। यदि तुमने देखा कि प्रोटीन्स, दो प्रोटीन का मिक्सचर है, दोनों प्रोटीन डिफरेंट इन देयर चार्ज हैं, तो तुम यस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करोगे। ये तुमने देखा दो प्रोटीन का मिक्सचर डिफरेंट इन देयर साइज है, तो तुम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करोगे। तुमने देखा दोनों जो प्रोटीन है उनमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, उनमें से एक एंटीजन है या एंटीबॉडी है या फिर एंजाइम है, तो तुम्हें एफिनिटी का पता चला, तो तुमने दैट इज ऑल्सो yes can be purified with the help of chromatography, column chromatography based on affinity. So affinity chromatography. So column chromatography may be based on size, charge or affinity. Now we discuss electrophoresis. थोड़ा सा आइडिया हम पहले भी ले चुके हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड के साथ, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सपोज हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, ये है एनोड, ये है कैथोड। तुम्हें पता है एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। नो नो, एनायन नहीं है ये पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो सपोज मैंने मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पे रख लिया, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, यदि मैं लूं आर्जिनिन, arginine is having positive charge, so arginine will move fastest towards cathode, यानी कि चार्ज पे डिपेंड करेगा मूवमेंट, तो मूवमेंट डिपेंड्स ऑन चार्ज। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इज चार्ज, मेन फैक्टर चार्ज है, अट्रैक्शन है। यस, आर्जिनिन पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब मूवमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑल्सो। मैं तुम्हें एग्जांपल दे चुका हूं, तुम यंग बॉय हो, टीनेजर हो, तुम स्कूल बस से निकल के आए, एक हैवी बैग तुम्हारे पास था, एक अम्ब्रेला खोल खोल रखी है तुमने, नमाज बोए थे, धूप न लग जाए तो मम्मा ने अम्ब्रेला दे के भेजा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही तुम बस से उतरे, तुमने एक प्रिटी गर्ल देखी, उसने कहा मैं भाग रही हूं, मुझे पकड़ो। यदि तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं तुम्हारी। अब तुम पूरे फोर्स से भागोगे, जितना तुम में दम है उतना भागोगे। ये अट्रैक्शन है, यानी चार्ज। यस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तुमने भागा। अब तुम्हारे पास हैवी बैग है, इतनी तेज नहीं भाग पाओगे। तुमने क्या किया, बैग का क्या करना है, फेंक दिया। अब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी मूवमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज और मोलिकुलर वेट। अब तुम्हारे हाथ में अम्ब्रेला है, फेंक तो ना सकते, मम्मी पूछेगी कहाँ गया अम्ब्रेला, तो तुमने क्या किया, अम्ब्रेला को बंद कर दिया। शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। भाई तुम देखते हो, अम्ब्रेला को, खुली अम्ब्रेला को लेके भागो, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बंद अम्ब्रेला को लेके भागो, रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही तुमने देखा कि शेप पे भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट डिपेंड ऑन मेनली चार्ज, अदर फैक्टर्स आर साइज एंड शेप। लेकिन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एसडीएस पेज। एसडीएस मतलब सोडियम डोडिसिल सल्फेट। डोडिसिल मतलब दो, मतलब टू, डेस मतलब 10, 2 + 10 = 12 कार्बन फैटी एसिड लोरिक
acid. So sodium dodecyl sulfate is a salt derivative of lauric acid, 12 carbon fatty acid. So SDS, you know, sodium dodecyl sulfate. Page polyacrylamide gel electrophoresis, नेम अपने आप बता रहा है, polyacrylamide gel electrophoresis पेज, polyacrylamide gel electrophoresis. Now सपोज मैंने तुम्हें एक प्रोटीन का मिक्सचर दिया, दो प्रोटीन है, तुम्हारे पास एक प्रोटीन है ए, उसमें दो ही अमाइनो एसिड या तीन अमाइनो एसिड है, छोटी प्रोटीन है। दूसरी प्रोटीन है बी, वो थोड़ी बड़ी प्रोटीन है, यस, उसमें कई सारे अमाइनो एसिड है। एक ए प्रोटीन है, छोटी प्रोटीन है, इसकी शेप अलग है, साइज अलग है, चार्ज अलग है। देखो ए का अपना साइज है, अपना चार्ज है, अपनी शेप है, बी का भी अपना चार्ज है, अपना साइज है, अपना शेप है। यदि मैं इनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करूं तो ये दोनों प्रोटीन मूव करेंगी अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, साइज एंड शेप। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मूवमेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन चार्ज, साइज एंड शेप। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसको मॉडिफाई करना है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को, और मैं चाहता हूं कि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ साइज पे डिपेंडेंट हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मिक्सचर में, जो प्रोटीन का मिक्सचर था, उसमें एसडीएस ऐड कर दिया। एसडीएस सोडियम डोडिसिल सल्फेट, सोल्ट डेरिवेटिव ऑफ फ्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, डीनेचर द प्रोटीन, डीनेचर द प्रोटीन, यानी प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। मतलब तुम्हें पता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर। जब भी हम प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary स्ट्रक्चर आर लॉस्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन्ड। हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर मींस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और यह सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जब भी तुम डीनेचर करोगे प्रोटीन को, प्रोटीन की शेप खत्म हो जाएगी, यानी तुमने दोनों प्रोटीन को डीनेचर कर दिया, दोनों की शेप खत्म हो गई। एसडीएस डालते ही दोनों की शेप खत्म हो गई। अब यानी जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट इट आउट। मैंने क्या कहा, मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है जिसमें मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ साइज पे डिपेंड करे, और उसका नाम है एसडीएस। मैं फिर निमोनिक बना देता हूं यहां पे, एस डी एस, दैट इज साइज डिपेंडेंट सेपरेशन, पी फोर ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन सिंगल लाइनर आता था कि एसडीएस पेज इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच मूवमेंट डिपेंड्स और प्रोटीन इज प्योरिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ओनली। सो क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाएगा। कंसेप्ट हमें समझना है कि मैंने एसडीएस डाला, क्यों डाला, क्योंकि मैंने इसको डीनेचर करना था। डीनेचर करते ही सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गई। जब सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गई तो अब शेप नहीं बची, यानी दोनों की शेप खत्म हो गई, दोनों लीनियर सीक्वेंस हो गए। जब दोनों लीनियर सीक्वेंस हो गए तो मूवमेंट विल डिपेंड ओनली ऑन, यस, ओनली ऑन साइज एंड चार्ज, साइज एंड चार्ज। अब मैंने देखा ये जो एसडीएस है, 1.4 ग्राम एसडीएस बाइंड टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1.4 ग्राम एसडीएस 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पे बाइंड कर जा, और मैंने देखा एसडीएस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखो, जो छोटी प्रोटीन होगी उस पे कम एसडीएस बाइंड करेगा, जो बड़ी प्रोटीन होगी उस पे ज्यादा एसडीएस बाइंड करेगा। और एसडीएस पे अपना कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एसडीएस पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, जो छोटी प्रोटीन है उस पे कम एसडीएस है तो कम नेगेटिव चार्ज है, जो बड़ी प्रोटीन है उस पे ज्यादा एसडीएस है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो
बात चार्ज एसडीएस की हो रही है। ये जो चार्ज है, ये चार्ज प्रोटीन का चार्ज था, पॉइंट आउट करना। ये जो चार्ज था, मैंने कहा था इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन साइज, चार्ज एंड शेप। जो जो चार्ज की बात चल रही थी वो प्रोटीन के चार्ज की थी। एसडीएस का चार्ज प्रोटीन के चार्ज के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा है। तो जब ये एसडीएस बाइंड कर गया, यदि मैं कहूं 1000 में 0.1 जोड़ना है, तुम कहोगे यार 1.1 को क्या जोड़ना, 1000 में छोड़। तो यानी एसडीएस आने के बाद तुम कहोगे प्रोटीन का चार्ज तो नेग्लिजिबल है। और जो प्रोटीन पे चार्ज आया वो किस बेसिस पे आया? छोटी प्रोटीन है तो कम एसडीएस, कम नेगेटिव चार्ज। बड़ी प्रोटीन है तो ज्यादा एसडीएस, ज्यादा नेगेटिव चार्ज। तो अब हमने एसडीएस जोड़ने के बाद प्रोटीन के चार्ज को खत्म कर दिया। एसडीएस जोड़ने से शेप खत्म हो गई। तो मूवमेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली साइज। हालांकि मूवमेंट जो फोर्स होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा ऑफ एसडीएस, लेकिन जो एसडीएस है प्रोटीन पे वो साइज पे डिपेंड करता है। छोटी प्रोटीन पे कम एसडीएस, बड़ी प्रोटीन पे ज्यादा एसडीएस। सो मूवमेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन साइज। सो निमोनिक इज सफिशिएंट टू सोल्व मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन, साइज डिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। सो एक बात देख लेते हैं। पेज स्टैंड फॉर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस सोडियम डोडियम सल्फेट, साल्ट डेरिवेटिव ऑफ फ्लोरिक एसिड। एसडीएस डी नेचर द प्रोटीन, मैंने बताया डी नेचर कर देगा, यानी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगी, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बचेगा। इट इज आयनाइनिक डिटर्जेंट, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। 1.4 ग्राम एसडीएस बाइंड टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। छोटी प्रोटीन होगी कम एसडीएस, ज्यादा प्रोटीन बड़ी प्रोटीन होगी तो ज्यादा एसडीएस बाइंड होगा। अच्छा, एक पॉइंट, हालांकि बहुत पहले क्वेश्चन आया था इनडायरेक्टली कि टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो तुम्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी तोड़ता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम्हारे पास दो कंपाउंड है, एक तो है परफॉर्मिक एसिड, एक है मरकैप्टोइथेनॉल। मरकैप्टोइथेनॉल यस इसको रिड्यूस करेगा और इसको तोड़ देगा। परफॉर्मिक एसिड यस इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ज्वाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ज्वाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे आया था, मरकैप्टोइथेनॉल कट डाइसल्फाइड बॉन्ड रिडक्टिवली और बाय रिड्यूसिंग, reduction using mercaptoethanol, oxidation using performic acid. So disulfide bond can be broken by these two. सो एसडीएस पेज में हम परफॉर्मिक एसिड मरकैप्टोइथेनॉल यूज कर सकते हैं। यदि हमें रिडक्टिवली तोड़ना है तो मरकैप्टोइथेनॉल, और ऑक्सीडेटिवली तोड़ना है तो परफॉर्मिक एसिड। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम जेनेटिक टेक्निक पढ़ेंगे तब मैं फिर मॉडिफाई करूंगा इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अदरवाइज जो बेसिक कंसेप्ट जेनेटिक्स के हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टेक्निक पे आ जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। हमने डिस्कस किया था कि पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इज द पीएच at which net charge on protein is zero, at which net charge on protein or Jupiter ion is zero। तो पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को यूज किया हमने, इस प्रॉपर्टी को यूज किया इलेक्ट्रोफोरेसिस में। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल लिया और इसमें पीएच ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर दिया। क्या किया मैंने, पीएच ग्रेडियंट। क्या, यस, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ना ना ना, 15 ना होता है भैया, 14 पे लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया, और क्या है जीवन में। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अरे ये तो बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक है, तो यदि मैंने यहां पे दो प्रोटीन ली, ए और बी, ए का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, ए का है सपोज करो 4 और बी का है 8। तो अब मैंने इन दोनों प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी शुरू की। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे ही ये ए प्रोटीन 4 पर आएगी
तो नेट चार्ज ऑन प्रोटीन वुड बी 0। तो ए प्रोटीन को मैं रेड कलर ही ले लेता हूं, ए प्रोटीन। इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है 4, और बी की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है 8। तो जैसे ही ए प्रोटीन इस पीएच ग्रेडियंट पे आएगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं हम पीएच ग्रेडियंट पे, जैसे ही यहां पहुंचेगी इस पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगी। बी जब यहां पहुंचेगी, बी जब 8 पे पहुंचेगी, यस बी जब पहुंचेगी 8 पे, ठीक है, तो यहां पे इस पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा और यहां पे प्रेसिपिटेट कर जाएगी। हमने ए को 4.4 पीएच से निकाल लिया, बी को 8 पॉइंट से निकाल लिया और सेपरेट कर लिया। हमने क्या करना था, यस हमने क्या करना था, पानी निकालना है, हमने तो प्रोटीन सेपरेट करनी है। तो प्रोटीन कैसे सेपरेट करनी है, यस आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग मींस एट a particular pH net charge on deuter ion is 0, that is called isoelectric point or isoelectric pH, and at this it will precipitate, जो 4 पे precipitate कर जाएगी A और 8 पे precipitate कर जाएगी B, और दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। इस तरह से we can separate protein by different techniques: isoelectric focusing, SDS page, chromatography, maybe column chromatography. Column chromatography may be based on charge, size, and shape. And then paper chromatography, thin layer chromatography. All these techniques we have tried to simplify with the concept. थोड़ा सा modification किया है मैंने टेक्निक को, so that you can understand in a better way. But यदि तुम इस concept से apply करोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। Thank you.